नमस्कार, स्वागत है आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आज आईपीएल के 14वें मुकाबले में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में यह तीसरा मैच होगा। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कल हुए सुपर संडे के दो मुकाबलों के बारे में। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टूर्नामेंट की दूसरी जीत हासिल करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल के चौथे नंबर पर आ गई, जबकि हैदराबाद 5वें नंबर पर है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। 163 रन का टारगेट गुजरात के बल्लेबाजों ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वहीं कल शाम को हुए 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहली जीत हासिल करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए। 192 रन के टारगेट के सामने चेन्नई 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 171 रन ही बना सकी। अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। मुंबई और राजस्थान ने अब तक केवल 28 मैच खेले हैं। मुंबई ने जिसमें 15 जीते, जबकि राजस्थान ने 12। दोनों के बीच एक मैच टाई रहा था। राजस्थान के खिलाफ मुंबई का अब तक का हाईएस्ट स्कोर 214 है और मुंबई के खिलाफ राजस्थान का हाईएस्ट स्कोर 212 है। मुंबई ने राजस्थान के साथ पिछले 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं। आखिरी बार राजस्थान ने मुंबई के खिलाफ आईपीएल 2022 में जीत हासिल की थी। वानखेड़े में मुंबई ने राजस्थान के साथ अब तक 8 मैच खेले हैं और उनमें से 5 में जीत हासिल की है। तो आज आईपीएल के मुकाबले में मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला होगा। और कुछ आपको हम अगर आज के आंकड़ों के बारे में बताएं ओवरऑल, तो देखिए कौन कौन से खिलाड़ी जो काफ़ी सक्रिय भी हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 151 विकेट, हार्दिक पांड्या 43 विकेट। ये बात हुई मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की। जसप्रीत बुमराह बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और मौजूदा वक्त में कप्तान भी हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी में मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर हैं, 151 विकेट वो ले चुके हैं। और तो आज का मुकाबला बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा। मेजबान मुंबई और राजस्थान के बीच ये शानदार मुकाबला होगा। टॉस को लेकर क्या कुछ आज फेवर देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों के बीच, और हमेशा की तरह वही बात कि कौन सा खिलाड़ी आज गेम चेंजर साबित होगा। मुंबई और राजस्थान के इंपैक्ट प्लेयर्स कौन कौन से होंगे, और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो उसमें कौन सी टीम ज़्यादा महत्वपूर्ण और दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें आज के मैच में निकलकर सामने आएगी। तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला होगा। आईपीएल का ये 14th मैच है और आज आईपीएल का ये 14th मैच होगा, जो कि शाम के समय में 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। इंडियन प्रीमियर लीग का ये मुकाबला शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इंडियन प्रीमियर लीग का आज का ये मुकाबला है। तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने मुकाबले। कुल मैच 7, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 2 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि बात करें दूसरी और आरआर की तो 4 मुकाबले राजस्थान रॉयल की टीम ने जीते हैं। और हमारे साथ उमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं क्रिक ट्रैकर के। उमेश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में।
आज का मुकाबला किस तरह का होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस है सामने तो दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स है। शुरुआत की बात करें, टॉस किस तरह से आज के मैच में निर्धारित करेगा मुकाबले को? जी उमेश जी, आपकी आवाज अभी हमारे दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। जी, आपका ऑडियो अभी हम तक आ नहीं रहा है। चलिए, मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि उमेश जी का ऑडियो क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हाँ हैं? बोलिए हेलो, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। जी, तो सर मैं ये कह रहा था जी, तो टॉस की भूमिका काफी अहम इसलिए होने वाली है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम का मुंबई में जो रिकॉर्ड रहा है, हाई स्कोरिंग गेम्स प्रोड्यूस करने का रिकॉर्ड इस स्टेडियम का रहा है। तो जो भी टीम टॉस हम्म। जीतेगी वो पहले यही चाहेगी कि वो पहले बल्लेबाजी करके एक बड़े से बड़ा टोटल खड़ा करे और बाद में दूसरी टीम को अपनी गेंदबाजी से उनको पहले रोकने का, क्योंकि पहली पारी में यहाँ पर बल्लेबाजी दूसरी पारी के मुकाबले ज्यादा आसान रहती है और एक बड़े टोटल की पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल, ये सही आपने कहा। मुंबई का विकेट जैसे कि हम देखते हैं तो ड्यूस फैक्टर भी रहता है, तो आज भी क्या ड्यूस फैक्टर मिल सकता है मैच में? आप रिपीट करेंगे एक बार अपना सवाल? मेरा ये कहना है कि जैसा कि हम देखते हैं ड्यूस फैक्टर रहता है मैच के दौरान, तो क्या वानखेड़े के विकेट में आज फिर से ड्यूस फैक्टर मिल सकता है देखने के लिए? जी यकीनन, अगर जैसे सेकंड इनिंग्स में अगर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तो ड्यू फैक्टर यकीनन अपना ड्यू फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पहले एक माइंडसेट की भी बात होती है, अगर एक टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है तो फिर बॉलर्स के पास एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यू फैक्टर कई बार इम्पैक्टफुल उतना नहीं हो पाता अगर बॉलर्स आपके राइट एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं, हाँ दे आर हिटिंग द डेक्स वेरी वेल, तो उसका असर उतना नहीं पड़ता अगर आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा टोटल डिफेंड करने को है। बिल्कुल। और उमेश जी, पिच की बात करें तो सबको पता है वानखेड़े मतलब बैटिंग पिच ज्यादा कही जाती है, क्योंकि यहां पर आउटफील्ड भी काफी तेज है, तो हम देखते हैं लंबे चौके छक्के काफी देखने को मिलते हैं इनिंग्स में। जी यकीनन, अभी तक यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आईपीएल का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 235 फॉर वन विकेट, अभी तक ये जो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे बना, और हाईएस्ट सक्सेसफुली जो चेज भी हो गया है वो 213 रन का स्कोर है। तो यकीनन ये तो कहना कोई मतलब गलती नहीं होगी कि वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वहां पर मतलब बड़े स्कोर का मैच देखा जा सकता है। इसीलिए ऐसे बल्लेबाजों के इसमें गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होंगी, दोनों ही टीम के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि वो किस तरह से रन रोके, चाहे वो पहली पारी में गेंदबाजी करें या दूसरी पारी में गेंदबाजी करें, क्योंकि पिच का फैक्टर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार वो गेम चेंजिंग भी हो जाता है। और अगर हम प्लेयर्स की बात करें दोनों टीम की, जैसे पहले अगर नजर हम मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स पर डालें तो बहुत ही सजी हुई ये टीम है, पर वही सबसे बड़ी बात होगी कि भाई आप जब तक विकेट पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ऑन टेबल टीम कितनी भी सजी हुई हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी टीम तो बहुत अच्छी है और स्टार स्टडेड टीम है ये ऑन पेपर, तो बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे, और कुछ यंगस्टर्स भी आए हैं, गेराल्ड कोएट्सी जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन ऑन पेपर से ज्यादा चीजें जब आपको ग्राउंड पर दिखती हैं, टीम एक तरह से कई बार बिखरी हुई नजर आती है। कई बार जैसे हमने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा कई बार देखा जाता था कि ऑन पेपर टीम में कई बड़े नाम होते थे, मैदान पर टीम बिखरी हुई नजर आती थी। अभी कुछ दिन पहले मुंबई इंडियंस में जो मैदान के बाहर की जो खबरें हैं, कहीं ना कहीं उनका असर प्रदर्शन पर देखने को मिला है। पिछले 2 मैच में जो बाहर जो खबरें चली हैं उनका असर काफी हद तक देखने को मिला। और अभी अगर हम पॉइंट्स टेबल देखें तो 10वें नंबर पर एमआई की टीम है, मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर है, जबकि आरआर तीसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आरआर के फेवर में काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा, क्योंकि मुंबई की टीम बेशक आप 5 बार के चैंपियन है, लेकिन हालिया टूर्नामेंट में जो आपका प्रदर्शन है वो बहुत मायने रखता है। और आप पिछले 2 मैच हार के आ रहे हैं और वो भी ठीक ठाक मार्जिन से हार के आ रहे हैं। एक मैच में हैदराबाद ने 277 मार दिए, एक मैच में गुजरात ने आपको अच्छे खासे अंतर से हराया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहीं राजस्थान की परफॉर्मेंस काफी स्मूथ चली आ रही है और वो तीसरे नंबर पे, तो ये
पॉइंट्स टेबल में जो रैंकिंग का फर्क होता है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यकीनन इस मैच में भी दिखाई देगा। चलिए, और एक नजर अगर उमेश जी आज के हम स्क्वाड की तरफ देखें, पहले बात मुंबई इंडियंस की करते हैं। रोहित शर्मा है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, बेहतरीन ओपनर है, और हमें पता है रोहित शर्मा अगर अपनी फॉर्म में खेलते हैं तो किसी भी मैच को वो बदल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव है, राइट हैंडेड बैट्समैन। टीम डेविड भी है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। गैरेड कॉटेज भी हैं। हार्दिक पांड्या, इन पर भी खासा दारोमदार होगा एक अच्छी पारी का। मोहम्मद नबी हैं, ईशान किशन हैं। ईशान किशन भी एक अच्छे बैट्समैन। ओवरऑल किस तरह से नजर आ रही है इनकी फिलहाल बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो? बैटिंग मुंबई के पास काफी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, और अब ये इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 278 का इनको पिछले मैच में टारगेट मिला था तो 246 रनों तक ये टीम पहुंची थी। तो इससे आप बैटिंग का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें रोहित शर्मा जैसे मॉडर्न डे बैटिंग ग्रेट हैं, ईशान किशन जैसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक तो खैर मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं, लेकिन वो किसी भी अगर वो अपने दिन पे है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी दिन दे सकते हैं। वहीं टिम डेविड हैं जो आपके पास हिटर्स है मिडिल ऑर्डर में, टिम डेविड जैसे। वही ये सब पूरा आपका बैटिंग लाइनअप काफी स्टार स्टडेड है, लेकिन बात वही है, टीम का बंधा हुआ नजर आना बहुत जरूरी है। टीम को एक सेटअप में बंधा हुआ नजर आना बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी हर प्लेयर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ सके। ये ना हो कि ओपनर्स अच्छी शुरुआत दे गए तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, या फिर ओपनर्स जल्दी निकल गए तो मिडिल ऑर्डर पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो एक सूत्र में टीम को बंधना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, बल्ले के बाद गेंद की बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। दिलशान है, जैसन है, जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह का भी हम दिखा भी रहे थे, 151 विकेट ले चुके हैं। पीयूष चावला है, राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर। तो बुमराह पर ही ज्यादा दारोमदार फिलहाल दिखाई दे रहा है, और भी बॉलर्स हैं। कितना अच्छा होगा इनका पेस बैटरी से लेकर स्पिनर्स की अगर बात करते हैं तो? बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है मुंबई के पास, बस सवाल यही है कि आप इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के होते हुए अगर आप अंडर 19 के किसी प्लेयर को फर्स्ट ओवर दे रहे हैं देन इट इज नॉट अ प्रेफरेबल डिसीजन। तो ये क्या ये स्ट्रेटेजिक फेल्यूर है? क्योंकि रोहित शर्मा ने लंबे समय तक कैप्टेंसी की, देन हार्दिक पांड्या जो पहले जीटी में थे, फिर एमआई आए, फिर कैप्टेंसी भी दे दी, और रिप्लेस किसको किया? रोहित शर्मा को। स्ट्रेटेजिक फेलियर है, इसमें दो तीन चीज होती है, दो तीन फैक्टर काम करते हैं। एक तो होता है कि जब कैप्टन सोल डिसीजन अकेला ही डिसीजन सारे लेके चले, वो भी चीज दिख जाती दर्शकों को, एक्सपर्ट्स को, सब देखने वालों को आसानी से दिख जाती है कि जो भी कैप्टन की अकेला डिसीजन ले रहा है वो सीनियर्स के पास जाके सलाहें कर रहा है। आपके पास कैंप में, आपके पास ऑन फील्ड प्लेइंग 11 में आपके पास जसप्रीत बुमराह खड़े हैं एक कोने में, एक कोने में आपके पास रोहित शर्मा खड़े हैं। आप ना उनके पास में जाके आप एक अंडर 19 के बॉलर को उतार देते, और पहले ही ओवर से आपने हैदराबाद को मोमेंटम दे दिया था। क्वेना मफाकर को पहला ओवर दिया था, तो एक तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब आरआर की बात करते हैं। आरआर के पास भी काफी अच्छे बैट्समैन हैं। केशव महाराज हैं, रविचंद्रन अश्विन, वैसे रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग करेंगे। जोस बटलर की बात करें, बटलर बहुत ही बेहतरीन बॉलर हैं। संजू सैमसन, इन्हें अंडर एस्टिमेट तो किया ही नहीं जा सकता, खासतौर से आरआर में। संजू सैमसन हैं, और कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच बदल सकते हैं। लेकिन वही बात कि आरआर के पास बहुत बड़े नाम नहीं है, पर ये खिलाड़ी विकेट पे चलते हैं और आरआर को जीत दिला रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से पॉइंट्स टेबल में आरआर एक अच्छी जगह पर सेव्ड है अभी। इसका सबसे बड़ा मतलब, इसका आपके सवाल का सबसे बड़ा उत्तर यही है कि एक वक्त पे जब आप मैदान के बीच में खड़े हो जाते जाके, और जब खेलना शुरू कर देते हैं तो फिर कौन बड़ा नाम है, कितने साल पहले खेलना शुरू किया है, कितने 6 महीने पहले खेलना शुरू किया है। तो बेशक राजस्थान के पास बड़े उतने नाम नहीं है कि बड़े हाई प्रोफाइल नाम है, लेकिन उनके राजस्थान के पास जो प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है। चाहे वो संजू सैमसन हो, आईपीएल में आप उनका परफॉर्मेंस उठा के देख लें। जॉस बटलर के सिर्फ 2 मैच अभी खराब रहे हैं, लेकिन आईपीएल में वो कितने बड़े परफॉर्मर रहे हैं सब जानते हैं। वो बैट से कितना शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है जॉस बटलर ने। रविचंद्रन अश्विन अपने दिन पे गेंद या बल्ले किसी भी चीज से मैच बदल सकते हैं वो, मतलब रविचंद्रन अश्विन की आप किसी भी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकते। तो मेन चीज है, और फिर बड़ा नाम क्यों नहीं है राजस्थान के पास भी रविचंद्रन अश्विन जैसा ऑल टाइम ग्रेट है। वो आता लगे कि वो दूसरे फॉर्मेट में, लेकिन टी20 में भी उन्होंने कई मैच जिता के दिए हैं टीम को। बिल्कुल। चलिए, आपने रविचंद्रन अश्विन की बात करी है। बॉलिंग पेस पे आप आते हैं। युजवेंद्र चहल हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर हैं। ट्रेंट बोल्ट हैं, बेहतरीन बॉलर हैं। संदीप शर्मा भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। आवेश खान भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। रविचंद्रन अश्विन नो डाउट।
बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग का जवाब तो उनका बिल्कुल शायद ही कुछ ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो रविचंद्रन अश्विन को ठीक ठाक खेल पाते हैं, नहीं तो उनकी कैरम बॉल है, दूसरा है वो बड़ी खतरनाक और अबूझ पहेली बनी हुई है अभी तक। जी, राजस्थान के पास बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है। आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा भी काफी टाइम से आईपीएल में है, तो जी एक जी एक्सपीरियंस जी। है। ट्रेंट बोल्ट जो कि पावर प्ले ओवर्स में नई गेंद के साथ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रहे पहले भी करते आए हैं वो आईपीएल के पिछले सीजन में भी। हम्म। तो उसके अलावा युजवेंद्र चहल अगर मिडिल ओवर्स में आते हैं या पावर प्ले के बाद उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉलिंग अटैक में, तो युजवेंद्र चहल किसी भी वक्त अपनी गेंदबाजी या फिरकी के दम पे वो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। वो कब इधर से उधर मैच को कर दे आप कह नहीं सकते। रविचंद्रन अश्विन के बारे में जो आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि उनका तो फिर अब अगर हो सकता है किसी दिन वो गेंद से जिस दिन ना चले तो उस दिन बल्ले से चल जाते हैं। तो ये तो सर राजस्थान के पास एक तरह से पूरा फुली पैक्ड एक सेटअप है बॉलिंग में, बैटिंग में, ऑलराउंड बिल्कुल बिल्कुल। और चांसेस उन्हीं के बन रहे हैं। अच्छा, एक होम ग्राउंड की अगर बात करें वानखेड़े की, तो क्या एक प्रिविलेज मिल सकता है एमआई को होम ग्राउंड का? और होम ग्राउंड का एडवांटेज तो मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को ये भी खैर मनानी चाहिए कि होम ग्राउंड आज वानखेड़े पे वो ना हो जो अहमदाबाद और पिछले मैच में देखने को मिला था, हैदराबाद के खिलाफ जो पिछले मैच में देखने को मिला, कि वानखेड़े में वो चीज ना देखने को मिले। अगर वो चीज मिलती है तो फिर होम ग्राउंड का बेनिफिट मुंबई सोच भी नहीं पाएगी कि ले भी कैसे लेना है। जो जिस तरह की हूटिंग और बूइंग जो हुई थी, अगर वो चीजें अगर वानखेड़े में भी कंटिन्यू रहती है तो होम ग्राउंड का बेनिफिट मुझे नहीं लगता मुंबई के दिमाग में वो ख्याल आ भी पाएगा कि हमारा होम ग्राउंड। हाँ, लेकिन एक बड़ा फैक्टर क्या काम कर रहा है हम देख रहे हैं, मतलब मुंबई इंडियंस दोनों मैच हार गई और इस वक्त 10वें नंबर पर है। क्या कैप्टेंसी अच्छी नहीं हो पा रही, या यूनाइट नहीं हो पा रही टीम, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं, पिच नहीं समझ पा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक फेल्यूअर आखिर कहां आ रहा है एमआई का? क्योंकि आरआर को लेकर अभी हम ये बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 में 2 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, प्लस में उनका पॉइंट्स नेट रन रेट है, तो आरआर के लिए ये बात तो अभी हम बिल्कुल नहीं कर सकते, बट हाँ एमआई के लिए ये बात हो सकती है। वही चीज जो शुरू में मैंने एमआई के बारे में आपको कही थी, कोचिंग सेटअप सेम है, प्लेयर सेम है, बस कैप्टन चेंज हुआ। अब इसमें किसी को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हम लोगों को लगाने की इसमें उतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कि मेन चीज क्या है ना कि कैप्टन आपके पास बस चेंज हुआ है, बाकी आपके पास प्लेयर्स भी वही हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग वही हैं, हेड कोच मार्क बाउचर वही है, बैटिंग कोच कायरन पोलार्ड वही है, सेटअप स्ट्रेटेजिक आपके पास थिंक टैंक वही है पूरा की पूरा। आपका फील्ड पे वो चीज इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। फील्ड पे आपने कैसे इंप्लीमेंट कर दी है, आपने क्रूशियल सिचुएशन में किसको ओवर देना है, किसको डीप में डालना है। तो मुझे कहीं ना कहीं टू बी ब्लाइंड अगर मैं बहुत खुला कहना चाहूँ तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी काफी कमजोर नजर आ रही है और क्लूलेस नजर आ रही है। वो मैदान पे लग रहा है कि वो बड़े मैच के प्रेशर्स में खो गए हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो ये क्या एक कैप्टेंसी प्रेशर तो होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या हालांकि जब गुजरात में थे तो एक ठीक ठाक कैप्टेंसी हमने देखी थी, नो डाउट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल में कैप्टेंसी नई हो या फिर एक अलग तरह से कैप्टेंसी का प्रेशर आ रहा है, बट एमआई को इस वक्त वो सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से खिलाड़ी एक से एक हैं आपके पास, देसी विदेशी अच्छे खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद हैं, बट वही है कि आप उन्हें सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। देखिए सर, गुजरात तो हार्दिक पांड्या के वापस आने के बाद भी वैसे ही परफॉर्म कर रही है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। गुजरात तो इस सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया है। गुजरात की तो परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं आया कि हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं रहे, बल्कि लोग कहने वाले तो यही कहेंगे कि मुंबई की जो परफॉर्मेंस थी वो और 2 मैच हार गई शुरू पे अपने। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप स्किल्स पे बनता है। लीडरशिप स्किल्स पे बनता है कि गुजरात तो आज भी वैसे ही परफॉर्म कर रही है। तो लीडर क्योंकि स्ट्रेटजी और थिंक टैंक गुजरात के पास भी सेम ही है, वही आशीष नेहरा, वही गैरी कस्टन, वही लोग हैं उनके पास भी। तो कहीं ना कहीं हार्दिक को एक बार अपने इस डिसीजन के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या उन्हें कैप्टनसी कंटिन्यू करनी चाहिए? क्योंकि रविंद्र जडेजा को जब लगा था कि जब चेन्नई जीत नहीं पा रही थी उनकी कप्तानी में 2022 में, तो उन्होंने सीजन के बीच में धोनी को हैंड ओवर की थी कैप्टनसी। तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। टीम के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो आपको टीम को सबसे पहले फ्रंट पर रखना पड़ेगा। एक चीज ऐसी भी तो हो सकती है ना उमेश जी की
आप हार्दिक पांड्या बाकायदा रोहित शर्मा से भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, ऑफ ग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा कैप्टेंसी को बेहतर समझते हैं। एटलीस्ट हार्दिक पांड्या से कैप्टेंसी में तो वो काफी आगे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में भी माहिर हैं, शुरुआती ओवर में किस प्रकार से बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, ये बात भी रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से मोर एंड मोर बेटर जानते हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई राय होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप में एक अच्छी कैप्टेंसी हमने देखी थी। हार्दिक माफ कीजिए, रोहित शर्मा के अंडर में जो कैप्टेंसी थी वो बहुत बेहतरीन भारत का परफॉर्मेंस था वर्ल्ड कप में। मैंने यही तो बताया ना सर आपको कि वो चीज दिख नहीं रही ना ग्राउंड पे। बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास नॉट ओनली रोहित शर्मा के साथ साथ वो जसप्रीत बुमराह उनके पास है। आपके पास ग्राउंड में इतना बढ़िया अवेलेबल है कि आपको चलते हुए मैच में वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ या डगआउट की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आपके पास ग्राउंड में रोहित शर्मा खड़ा है, आपके पास ग्राउंड में ही जसप्रीत बुमराह है। ये चीज उनको कंसल्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि हो सकता है उनका कैप्टनसी वाला ईगो आड़े आ रहा हो कि भाई मैं क्यों सलाह लूं किसी से, और वो चीज कहीं ना कहीं मुंबई को भुगतना पड़ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ द मैच। अच्छा, आज एक अंतिम सवाल यही रहेगा, आज का लास्ट सवाल, कि होम ग्राउंड ऊपर से जो एक घरेलू दर्शक होते हैं उनका भी प्रेशर होता है, मुंबई इंडियंस के लिए आज जीतना कितना जरूरी रहेगा? बेहद जरूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट में अगर वो लगातार तीसरा मैच हारेंगे तो आगे हो सकता है मुश्किलें बढ़ जाएं। क्योंकि आगे फिर उन्हें बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा उन चांस करने के लिए, और मुंबई के लिए ये वाला मैच बहुत ज्यादा अहम है। इसके बाद अगर वो कॉलम में कम से कम एक अंक जाएगा, और मेन चीज वही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुंबई के लिए बड़ी जीत है। लेकिन लग आज भी जिस तरह से रहा कि पलड़ा राजस्थान का ही भारी लग रहा है इस मैच में। एंड लास्ट अबाउट टॉस, कितना इंपैक्टफुल रहेगा? टॉस सर काफी इंपैक्टफुल रहेगा। टॉस जो भी टीम जीतती है उसका वो डिसीजन बड़ा मैच का डिसीजन डिसाइड करने में टॉस की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। अगर टॉस जीतकर पहले टॉस जीतने वाला कैप्टन अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो सबसे पहला टारगेट उनका यही होगा कि बड़ा से बड़ा स्कोर खड़ा करे, और अगर बड़ा स्कोर खड़ा करने में वो कामयाब होते हैं तो फिर अपर हैंड उन्हीं का रहेगा। चलिए उमेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला आज वानखेड़े के क्रिकेट ग्राउंड पर होने जा रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए मुकाबला घरेलू जरूर है, लेकिन ये मुकाबले में खेले गए 2 मैचों में हार के बाद मुंबई इंडियंस जिस प्रकार से डाउन ब्रेक पर गई है, यानी कि सोचना बहुत अहम होगा कि आखिर हार्दिक पांड्या क्यों टीम को संभाल नहीं पा रहे हैं। शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार इसी ओर इशारा करती है। अब दूसरी ओर हम राजस्थान रॉयल्स को देखें तो राजस्थान रॉयल्स में जिस प्रकार से दोनों मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते और इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है, ये कहीं ना कहीं आरआर की मजबूती को और शक्ति को बयां करती है। लेकिन शाम 7:30 बजे ये शानदार मुकाबला होगा वानखेड़े ग्राउंड पर। जीतेगा कौन ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आज एमआई के लिए कहीं ना कहीं करो या मरो का मुकाबला है।